तुम्हारी जो तबीयत है ना इस वजह से बेकार हो रही है, कि उस पर थोड़ा कंट्रोल करो, कम करो। मैंने उस डॉक्टर को कहा कि इसको करने में इतना मज़ा आता है, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्या करूं, पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काम ढूंढ रहा था, काम नहीं मिल रहा, और मैंने ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट की थी। घर वालों की हालत फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा वीक थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इतनी ज़्यादा वीक थी घर वालों की मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। घर वालों के 2 टाइम की रोटी के भी लाले थे, सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा कंडीशन बेकार थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, और छत्तीसगढ़ से मैं दिल्ली ग्रेजुएशन करने के लिए आया था। ग्रेजुएशन करते करते मैंने लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाया था, जिससे मेरे थोड़ा पैसे आ जाते थे खर्चा चलाने के लिए, और कुछ बचे हुए रुपए मैं घर भेज दिया करता था। पता है दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, मैं पार्ट टाइम करता था, साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, इतने काम करता था। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। घर वाले तो मना कर रहे थे कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं उनमें से कुछ पैसे बचाकर घर वालों को भेज दिया करता था। मैं कभी भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं अपने दोस्तों से उधार लेता था, ताकि उनको पता थी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे, तो वो मुझसे मांगते नहीं थे। और एक टाइम का लंच मैं अपने दोस्तों के साथ करता था, उनके घर, वो अपने घर से लेकर आते थे, जिससे वो मुझे भी थोड़ा दे देते थे। कभी कभी तो रात को भूखा ही सोना पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। आपको तो पता है ना कि ट्यूशन पढ़ाने में और पार्ट टाइम करने में कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों इंडिया में। और घर वालों की कंडीशन इतनी बेकार थी कि वो भी मैं को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा बेकार थी। लोगों के पेरेंट्स उनको पैसे भेजते हैं अगर कोई बच्चे ग्रेजुएशन के लिए जाता है, या फिर कभी अगर बच्चे ग्रेजुएशन कर रहा है और अपने पेरेंट्स को तो पैसे नहीं भेजता दोस्तों। पर मेरे साथ ऐसे ही था। जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैं जॉब ढूंढने लगा दिल्ली में, परंतु कोई जॉब मिल नहीं रही थी। और तभी मुझे इंटरनेट सर्फिंग करते करते यही एक जिगोलो एजेंसी मिली, जिसमें काफ़ी अच्छे पैसे ऑफर कर रही थी। वो 50% कर रही थी। ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं था, क्योंकि ना तो मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, ना ही मैं इतना इतना अपने ऊपर ध्यान देता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इतना बर्बाद करने के लिए। तो फिर भी मैंने जिगोलो एजेंसी को कांटेक्ट किया, उनके इंटरनेट की वेबसाइट पर मैंने क्लिक किया, फिर कांटेक्ट किया, अपना नंबर डाला, अपनी फ़ोटो डाली, और कोई नोट पिक्स नहीं डाली, बस आपको जैसे पैंट शर्ट में बैठ करके ऐसे ही फ़ोटो डाली। तो वहाँ से कॉल आया, तो मुझे बुलाया गया उन्होंने कि एक बार आप हमसे मिलने के लिए आ जाओ, हम आपको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि आप दिखते कैसे हो, चलते कैसे हो। तो मैं गया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा पहन कर आना, थोड़ा सा अपने हेयर कट वगैरह पर ध्यान देकर आना। मैंने एक पेयर कपड़े खरीद लिए और मैं चला गया जिगोलो एजेंसी में, और हेयर कट अच्छा सा करा करके तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, साइन हुआ और मैंने साइन किया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे धीरे धीरे भेजना शुरू कर दिया। अब पैसे आने लगे वहाँ से, जैसे 2,000 रुपये पर डे आने लगे, जिससे 1,000 रुपये मैं अपनी एजेंसी को दे देता, एक अपने पास रख लेता। मतलब रैंडमली पैसे आते थे, सच बताऊँ तो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने नहीं। कभी कभी तो दिन में 15,000 या 25,000 रुपये तक आ जाते थे। कभी कभी तो मुझे एक ही दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग्स रखनी पड़ती थी, जिससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अब स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तो मैंने घर भी पैसे भेजने शुरू किए, क्योंकि मैं 50% पैसे घर भेज देता था अपनी इनकम के। महीने में मैंने जैसे 1 लाख रुपये कमाए, तो मैं 50,000 अपने पास रखता था, 50,000 में अपने घर दे देता था। तो घर वाले बोलते थे बेटा इतने सारे पैसे अचानक से कैसे आ रहे हैं, कहीं कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, फंस तो नहीं गए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छी जॉब मिली है, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली है। बट किस तरह की जॉब मिली है सच में मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं उनको बताऊंगा कि मैं ये काम करता हूँ तो शायद वो जीते जी मर जाएं। क्योंकि अब तक मेरे परिवार ने जो इज्जत कमाई है, आज शायद वो ख़त्म हो जाए दोस्तों। मैं बता नहीं पा रहा था कि कैसे हाउ टू, कोई भी नहीं बता पाएगा यार। मुझे लगता है कि मैं इस तरह का काम करता हूँ दिल्ली में रह करके या फिर मुंबई में रह करके, कि मैं एक जिगोलो बन चुका हूँ, एक वेश्यावृत्ति के दलदल में मैं धंस चुका हूँ पैसे कमाने के लिए। कोई भी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताएगा यार, क्योंकि बहुत गंदा काम होता है। पैसे तो आते हैं पर इज्जत चली जाती है दोस्तों। 7-8 महीने हो गए थे, ठीक चल रहा था। अब मैं कुछ अच्छा दिखने लगा था, जिम जाने लगा था, अच्छी जगह पर रहने लगा था, और मैं मतलब एक नया ही लुक आ गया था मेरे अंदर, जिससे मुझे ज़्यादा लोगों के पास भेजा जाने लगा और ज़्यादा क्लाइंट पैसे मिलने लगे। तो अब पैसे बढ़ते जा रहे थे, अमाउंट बढ़ता जा रहा था। 2.5-3 लाख रुपए मैं महीना कमा लेता था।
तो मैंने 50,000 ही रखा, क्योंकि उनको शक ना हो कि हर बार कैसे कैसे ये इतने ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप ना अपना कर्जा उतार लीजिए अपने घर का, आप अपने कर्जे उतार लीजिए, ख़त्म कीजिए इसको, सारे कर्जे को, ताकि मुझे इस दलदल से बाहर भी आना था। क्योंकि अगर आप एक साथ एक ही दिन में 2-2 3-3 क्लाइंट के पास जाओगे तो ऑफकोर्स आपकी हेल्थ भी तो पर भी तो फर्क पड़ता है ना। तो धीरे धीरे हेल्थ पर भी फर्क पड़ने लगा था। जितना आपको इस काम में मज़ा आता है उतनी आपकी सज़ा भी बनती रहती है, क्योंकि गंदगी भरा काम है। हर दिन अपने आप से ही आपको घिन होने लग जाती है, अपने आप से आपको एक नफरत सी पैदा होने लग जाती है, क्योंकि हर दिन 2-2 3-3, हर दिन 2-2 3-3 बहुत गंदा काम है। कंटिन्यू चलता रहा। बट इस बार क्या हुआ, 2-2 3-3 क्लाइंट्स पर मीटिंग में भी आने लगे, जिससे मुझे 50-50 हज़ार पर क्लाइंट मिलने लगे। बट वही है ना, अगर आप 3-3 क्लाइंट को पर मीटिंग में हैंडल करोगे एक साथ, तो आपकी तबीयत बेकार होगी। इस वजह से एक दिन मेरी तबीयत इतनी बेकार हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास गया, उससे कंसल्ट किया, तब मैंने उसको बताया। उसने मुझसे पूछा कि करते क्या हो। मैंने ये नहीं बताया मैं काम क्या करता हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी जो तबीयत है ना, इस वजह से बेकार हो रही है, कि उस पर थोड़ा कंट्रोल करो, कम करो। मैंने उस डॉक्टर को कहा कि इसको करने में इतना मज़ा आता है, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं उसको सारा सच बता देता तो बहुत गंदा होता। तो मुझे इन्फेक्शन भी होने लग गया था। तो मैंने एजेंसी में जाकर कहा मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होता जा रहा है, तबीयत डाउन होती जा रही है। तो एजेंसी ने भी कह दिया कि हाँ आप 15-20 दिन की अब रेस्ट ले लीजिए, कोई नहीं। तो एजेंसी ने मुझे सपोर्ट किया, इस टाइम पर मुझे रेस्ट लिया। फिर अचानक से एक दिन से एजेंसी का कॉल आता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना है, ऐसे ऐसे एक बार है जिसमें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है तुम्हें। तो मैं चला गया। कैसे बताऊँ आप लोगों को, सच बताऊँ तो जैसे ही मैं बाहर में गया, 3 लड़कियाँ थी और एक लड़का था उनके साथ। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, सच बताऊँ तो इतना मारा कि फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने। और फिर आप तो जानते हैं आगे क्या हुआ होगा, तो मुझे तो लगता नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पाता। क्योंकि मैं गांव का लोग, अगर मुझे कोई साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो बस अब बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं एजेंसी में गया, मैंने पैसे ऐसे फेंक कर मारे, उनके हिस्से के, अपने हिस्से के मैंने रख लिए। तो मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगा। तो उसने कहा क्यों, कि इस तरह का व्यवहार कौन करता है किसी के साथ। तो उसने कहा कि नहीं ये सब चलता रहता है, हमारे क्लाइंट्स कभी कभी ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं काम ही नहीं करूँगा, बताओ क्या करोगे आप। तो उसने कहा हम करेंगे तो कुछ नहीं, पर तुम्हारा कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। तो कुछ वीडियोज बना ली थी उन लोगों ने मेरी, जिस वजह से वो मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे वीडियोज दिखाई, वो भी एक बड़ी सी एलईडी पर। तो मैं ये देखकर शौक हो गया कि मैं कहाँ फंस गया यार। तो मुझे अभी फिलहाल मजबूरी में जाना पड़ रहा था क्लाइंट्स के पास। पर अब पहले जैसा मज़ा ख़त्म हो गया था, क्योंकि काम के अब पैसे भी आ गए थे, सच बताओ तो मैं थोड़ा पावरफुल भी हो गया था फाइनेंशियली। अब घर वालों ने भी काफ़ी कर्जा हटा दिया था अपना, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। बट फिर से मैं इंटरनेट पर सर्फिंग करने लगा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन किया हुआ था, और सर्फिंग करने लगा कि हाउ टू इसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है, कैसे आप निकल सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे एडवोकेट से कांटेक्ट किया कि वगैरह वगैरह ऐसे। तो मैंने एडवोकेट को सीधा ले जा करके एजेंसी में बैठा दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी वीडियोज़ हैं। तो एडवोकेट ने कहा अगर आप इसकी वीडियोज़ लीक करोगे ना, तो आपको किसी को सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जेल जाना पड़ सकता है। क्या आप अपनी एजेंसी को रिवील करना चाहते हो कि आप इस तरह का काम करते हो, कि आप एक गिगोलो एजेंसी क्या आप एक गिगोलो एजेंसी चलाते हो। तो किसी को भी डर हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी एजेंसी इस तरह का गंदा काम करती है तो वो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहती। दोस्तों, आपको एजेंसी भी इस तरह की नहीं देखेंगी, बाहर कुछ और नाम होगा, अंदर कुछ और काम हो रहा होगा। इस तरह का काम वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस वकील ने सबसे अच्छी बात की, पता है क्या आपको, उसने मुझे 20 लाख रुपये और कंपेंसेशन भी दिलाया, जिसमें से मैंने 5 लाख अपने एडवोकेट को दी और 15 लाख अपनी पॉकेट में, और मैंने ये काम छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना,
आपके कमेंट्स बहुत गंदे गंदे आते हैं, मैं जानता हूँ। आप ज़्यादातर कमेंट्स ये आते हैं, हम भी जिगोलो बनना चाहते हैं, हम भी इस एजेंसी में आना चाहते हैं। दोस्तों इतनी बुरी तरह से फंस जाओगे, ये कोई मजाक नहीं है, ज़िंदगी लाइफ एंड डेथ का गेम है ये। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप भी मेरे जैसी गलती करने वाले हो, मेरे जैसी बेवकूफ़ी करने वाले हो, तो ना करें। अगर आपको भी एक अच्छी लाइफ चाहिए, आप स्ट्रगल कर लीजिए, छोटी नौकरी कर लीजिए, परंतु जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सभी को वकील मुझ जैसे नहीं मिलते दोस्तों। बहुत से वकील इस तरह का केस लेने से मना कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।